गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th काव्य खंड पाठ 6 केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्र गहना से लौटती बेर के 4 पद का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे। चलिए पहले पद पढ़ते हैं। अपनी किताब में देखिए पहला पद। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पहली पंक्ति देखिए। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। कवि कह रहे हैं कि मैं चंद्र गहना नामक गांव देखकर लौट आया हूँ और अब मैं गांव के प्राकृतिक दृश्य को जी भर निहारने के लिए खेत की मेड़ पर बैठा हूँ। निपट अकेला ही बैठा मैं यह दृश्य देख रहा हूँ। और क्या देख रहे हैं? एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना। और मैं क्या देख रहा हूँ कि सामने एक बालिश्त के बराबर छोटे छोटे चने के पौधे खड़े हुए हैं। चना रूप रंग में हरा है और कद में ठिंगना है, छोटा है। ठिंगना मतलब छोटा है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। इसके ऊपरी भाग पे गुलाबी रंग के फूल खिले हैं। वे फूल सिर पर कुछ इस तरह से शोभा दे रहे हैं मानो विवाह के लिए सजे धजे खड़े दूल्हे चने ने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी है। पद 2। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कर रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। चने के खेत में उसके साथ ही अलसी भी उगी हुई है और उसने चने के पौधे को के बीच में उगकर मानो हठपूर्वक अपना स्थान बना लिया है। कवि ने इसके इसी रूप के कारण उसे हठीली कहा है। देह की पतली कमर की है लचीली। वह शरीर से बड़ी दुबली पतली है, उसकी कमर लचकदार है। आशय यह है कि अलसी का जो पौधा होता है वो कमज़ोर होता है। नील फूल को सिर पर चढ़ाकर उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग का फूल खिला हुआ है। वह कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। अलसी के ऐसे सजीले सौभाग्यशाली रूप को देखने पर ऐसा लगता है मानो वह मौन भाषा में ये कह रही है कि यदि कोई मुझे प्यार से छुए तो मैं सचमुच अपना हृदय उसको समर्पित कर दूं। पद 3। और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। और सरसों की ना पूछो हो गई है सबसे सयानी। सरसों के रूप सौंदर्य और हर्ष उल्लास के बारे में मत पूछो। सब और उसका पीला चटीला रंग छा रहा है। उसका रूप ऐसा प्यारा मनमोहक और आकर्षक लग रहा है कि उसे देखकर किसी विवाह योग्य युवा कन्या का ध्यान आ जाना स्वाभाविक ही है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। उसके चारों ओर खिले पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो विवाह के समय हाथों में हल्दी लगाकर उन्हें पीला करने की रस्म पूरी कर दी गई है और दुल्हन के रूप में वह सज धज कर हरी साड़ी में धारण किए हुए पूरी सज धज के साथ विवाह मंडप में पधार गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। विवाह के समारोह में फागुन की मस्ती हवाओं में घुल रही है। ऐसा लगता है मानो फागुन का महीना स्वयं फाग के गीतों के रूप में उसके विवाह के मंगल गीत गाने चला आया हो। पद 4। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि कहता है कि आज प्रकृति इतनी प्रसन्न है मानो वह स्वयंवर के लिए तैयार खड़ी है। यहाँ बैठकर मैं प्रकृति को निहारता हूँ। उसके स्वाभाविक सौंदर्य को देखकर मैं सोचता हूँ कि नगरों के चहल पहल भीड़ भाड़ और शोर भरे जीवन में कितना स्वार्थ है, लोगों में पारस्परिक प्रेम का कितना अभाव है। नगर में रहने वाले लोग न केवल स्वार्थ केंद्रित हैं बल्कि वे अपने हृदय में छिपे प्रेम भाव को नहीं देखते। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ग्रामीण सौंदर्य की नगरीय वातावरण से तुलना करते हुए कवि कहता है कि यहाँ की एकांत शांत प्रकृति में कितना आकर्षण है, कितना सौंदर्य है। हवा से हिलते ये पौधे मानो अपना आंचल रूपी हाथ हिला हिलाकर अपने हृदय का अनुराग प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार वे हमारे मन को बरबस अपनी ओर खींच रहे हैं। इसलिए कवि का मानना है
कि व्यापारिक नगरों के वातावरण की अपेक्षा प्राकृतिक वातावरण में मानव हृदय के सुप्तावस्था में पड़े प्रेम भाव को जागृत करने की क्षमता जो होती है अधिक होती है। अब हम इन्हीं पदों से संबंधित प्रश्न उत्तर को भी पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर आप पहले लिख चुके हैं, आप अपनी कॉपी में से देखिए। मैं प्रश्न उत्तर को पढ़ूंगी। प्रश्न नंबर 1, इस विजन में अधिक है। पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि का आक्रोश नगरीय संस्कृति की व्यावसायिक वृत्ति पर है। कवि के अनुसार नगरीय सभ्यता में धन और व्यापारिकता को प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। नगर के लोग प्रेम और सौंदर्य की कोमल, निर्मल, स्वच्छ भावनाओं और प्रकृति से दूर हो चुके हैं। इस प्रकार भावनात्मकता से दूरी को कवि मानव का दुर्भाग्य ही मानता है। प्रश्न 2, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा? उत्तर, सरसों को सयानी कहकर कवि कहना चाहता होगा कि अब सरसों की फसल अपने पूर्ण यौवन पर है। वह अपनी वृद्धि को पूरी तरह प्राप्त कर चुकी है और उसका सौंदर्य किसी युवती की भांति अपनी चरम सीमा पर है। फिर सरसों की फसल चने और अलसी की तुलना में बहुत बड़ी होती है। उसको सयानी कहकर वह उसके इसी बड़प्पन को भी बताना चाहता है। जिस प्रकार शारीरिक वृद्धि की पूर्णता को प्राप्त करने पर कन्या को विवाह योग्य सयानी मान लिया जाता है, उसी प्रकार पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर चुकी सरसों भी अपने वर चयन को तैयार है। प्रश्न 3, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर, अलसी एक अल्हड़ नायिका है। उसकी कमर पतली लचीली है। वह स्वभाव से हठीली है। उसने अपने शीश पर नीले रंग के फूल का श्रृंगार किया हुआ है। इस प्रकार सज धज कर वह मानो सबको प्रेम का खुला निमंत्रण दे रही है कि जो भी मुझे सबसे पहले छुएगा मैं उसे अपना हृदय समर्पित कर दूंगी। प्रश्न 4, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, अलसी को हठीली कहने के 2 कारण हैं। नंबर 1, वह चने के बड़े पौधों के बीच में शांत से खड़ी है, उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अतः उसका स्वभाव उसे हठीली कहने के लिए पर्याप्त है। नंबर 2, उसकी देह पतली और कमजोर सी है, परंतु हवा के झोंकों के साथ झुककर वह फिर से सीधे खड़ी हो जाती है। इस प्रकार वह हठीली है। प्रश्न 5, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? उत्तर, सरोवर के स्वच्छ निर्मल जल में सूर्य की चमकती किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य का गोल प्रतिबिंब जल के नीचे तक स्पष्ट दिखाई देता है। तब ऐसा लगता है कि जैसे जल में एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा खड़ा है। कवि की यह कल्पना अत्यंत सूक्ष्म और मनोरम है। प्रश्न 6, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। उत्तर, हरा चना आकार में ठिगना है। आज वह दूल्हे के रूप में सजकर खड़ा है। उसने अपने सिर पर गुलाबी फूल धारण कर रखा है, मानो किसी वर ने गुलाबी पगड़ी को मुरेठा बोलते हैं, बांध रखी है। वह बड़ा सुंदर और आकर्षक लग रहा है। प्रश्न 7, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता का प्रतिपाद क्या है? उत्तर, इस कविता में कवि ने कहना चाहा है कि आज नगरीय जीवन की सभ्यता और संस्कृति में मनुष्य की सहजता और स्वाभाविकता नष्ट होती जा रही है। नगर के व्यस्त जीवन में वास्तविक आनंद और सुख का संभव नहीं है। वह सुख तो प्रकृति की गोद में बैठकर प्राकृतिक उपादानों के बीच प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य प्रकृति के जितना समीप रहता है उसमें मानवीय भावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा रहती हैं। अतः मनुष्य को मानसिक विश्राम के साथ साथ आत्मीयता, प्रेम, अनुराग, प्रणय आदि की रक्षा के लिए गाँवों की ओर लौटना होगा। प्रकृति के संपर्क में रहकर ही मनुष्य में सच्चा प्रेम सुरक्षित रह सकता है। प्रश्न 8, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, किसके लिए कहा गया है और क्यों? उत्तर, यह कथन कवि ने गांव की शांत एकांत प्रिय प्रेममयी धरती के लिए कहा है, क्योंकि गांव में चारों ओर दूर दूर तक फैले खेत हैं, पशु पक्षियों का कलरव गान है, पोखर का स्वच्छ जल है, शुद्ध वायु है, प्रकृति रंग बिरंगे फलों और फसलों से संपन्न है, प्रकृति मानव स्वयंवर के लिए तैयार है, चारों ओर प्रेमपूर्ण वातावरण है, आनंद और उल्लास है। यह धरती इस प्रकार न केवल प्रेमालाप के लिए उपयुक्त है वरन यह उपजाऊ भी है, इसलिए कवि ने यह कथन कहा है। बच्चों, आप इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी से देखकर याद कर लेंगे और पदों को भी ध्यान से पढ़ेंगे।